हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ सभी के सभी जो भी प्रश्न सीरीज़ के थ्रू यहाँ पे मैंने लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे वो भी ले लिए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बचेंगे इसके अलावा वो आपको अतला उत्तरी वाली क्वेश्चन जिसमें मैं बताऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 5 नंबर जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का यहाँ से आपको ईजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जिससे आप लोग सभी प्रश्नों को लिख पाएँ, ठीक है। इसी के साथ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग आसानी से देख पाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है ऊष्म व्यंजन हैं। देखिए, ऊष्म व्यंजन की बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जब हमारे मुख से जो व्यंजन रगड़ रगड़ के जो आवाज़ निकलती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ऊष्म व्यंजन उन्हें कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन जैसे हम कहें शा, सा, सा और हा, ये जो हैं ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, शा, सा, हा, ठीक है। ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्रा जो होता है, स्रा जो होता है वो किस किस वर्ड से मिलकर बना होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो, स्रा जो होता है वो श्रा प्लस रा से मिलकर बना होता है। दोनों ही हलंत लगा होता है दोनों पर ही, ठीक है। श्रा पे भी और रा पे भी, ठीक है। शा प्लस रा, श्रा बन जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है खा जो होता है, खा ये कंठ के द्वारा बोला जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, का वर्ग जो होता है वो कंठ के थ्रू ही बोला जाता है। इसके बारे में हमने और भी आगे चर्चा करी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा जो होती है, मुद्रा हम रुपए, अंगूठी और आकृति, इन तीनों चीज़ों, ये तीनों ही अर्थ मुद्रा के होते हैं, ठीक है। मुद्रा शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न का ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। मुद्रा शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो रुपए, अंगूठी और आकृति, ये 3 ऑप्शन से इसके साथ ही एक और ऑप्शन था, वो ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपके ये तीनों ऑप्शन राइट हो गए थे। तो हमने यहाँ पे जो है रुपया, अंगूठी, आकृति, ये जो है मुद्रा शब्द का अर्थ है, ठीक है। मुद्रा जो है उनका मुद्रा शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं रुपया, अंगूठी और आकृति, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, अज शब्द का अर्थ पूछा गया था। तो अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। अगले प्रश्न पे आते हैं। दशरथ के पिता का नाम था अज, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 6वां प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे ये विलोम शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर, अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह, लघु का विलोम शब्द होता है दीर्घ। इसी तरह से विरोध का विलोम शब्द कहें तो समर्थन हो जाता है। आनंद का विलोम शब्द कहें तो विषाद हो जाता है। और विमुख का विलोम शब्द उन्मुख हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये विलोम शब्द दिए गए थे कुछ, और कुछ आगे भी देखने को मिलेंगे। ये सभी जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, ऋ। आ, इ, उ, ऋ, ये जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। और ह्रस्व स्वर कौन नहीं होते हैं? तो ह्रस्व स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ओ, औ, ये जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? तो फिर
ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हास्य स्वर कितने होते हैं, हास्य स्वर की संख्या कितनी है, तो 4 संख्या है। कौन कौन से हैं, आ ई उ री। ठीक है, इसी के साथ दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, ये हैं दीर्घ स्वर। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न आता है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करें तो अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। या रा लावा, या रा लावा जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, द्विज शब्द का अर्थ बताना था। तो द्विज शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है ब्राह्मण, पक्षी और दांत। ब्राह्मण, पक्षी और दांत, ये जो अर्थ होते हैं द्विज शब्द के अर्थ होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो चित्रलिपि ही चित्रलिपि जो होती है वो लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ठीक है, चित्रलिपि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 12। अब्ज का अर्थ है। अब्ज का अर्थ क्या होता है, तो अब्ज का अर्थ होता है शंख, कमल, कपूर। शंख, कमल, कपूर। ठीक है, ये अब्ज शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, अब्ज शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं शंख, कमल और कपूर। शंख, कमल और कपूर, ये अब्ज शब्द के अर्थ हैं। अब्ज, अब्ज लिखा हुआ मिले तो आप इनका अर्थ जो है शंख, कमल और कपूर को याद रखेंगे, और अगर हाँ इनको याद रखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13। का से माँ तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो का से माँ तक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 यानी कि 25 होती है। ठीक है, 25 यानी कि 25 होती है। का से लेके माँ तक के व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोई प्रश्न कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 14। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, इनमें से यहाँ पे कुछ शुद्ध शब्द दिए गए थे, अशुद्ध शब्द भी दिए गए थे। अगर आपसे शुद्ध शब्द छांटने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और यहाँ पे मैंने केवल शुद्ध ही शब्दों को लिखा है। तो इन शब्दों को आप लोग देख सकते हो, अधीन, कुमुदिनी और श्रृंगार, इस तरह से लिखे जाते हैं। आप लोग देख कर ही इन प्रश्नों को टिक कर पाओगे। ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादातर किस में आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। ठीक है, और इनमें गलतियां ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा कि कहाँ पे आपका डंडा आ रहा है, कहाँ पे आपकी मात्रा आ रही है, और कहाँ किस तरह से रा बन रहा है, कहाँ कौन सी मात्रा लग रही है। ठीक है, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 15। मांटेसरी विधि का उपयोग किस में होता है। तो मांटेसरी विधि जो होती है उसका उपयोग लिखने में होता है। आप लोग जानते हो लेखन शिक्षण में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 16। छा जो होता है, छा शब्द, वो किस किस शब्द से मिलकर बना होता है। तो देखो छा, ये जो छा होता है ये किस किस शब्द से मिलकर के बना होता है, ये का प्लस शा से मिलकर बना होता है। इसमें का जो होता है उस पर हलंत होता है, लेकिन शा जो होता है वो सिंपल होता है, मतलब उस पर कोई हलंत नहीं होता है, पूरा का पूरा शा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 17 यानी कि 17वां प्रश्न। पर्वत के समानार्थी शब्द के बारे में बात करें तो पर्वत का समानार्थी शब्द अचल कूट, ये पर्वत के समानार्थी शब्द हैं। और भी इसके अलावा समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, और भी इनके अलावा समानार्थी शब्द हैं जिनको हम पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द वाले वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं 18वें प्रश्न पे। अहि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अहि शब्द का जो अर्थ है वो सर्प होता है। अहि शब्द का अर्थ सर्प होता है, यानी कि सांप होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। ये बात भी आपको याद रखनी है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन सुमित्रा नंदन पंत का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्णमाला से आशय है वर्णों की व्यवस्थित
समूह से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला से क्या आशय है, तो आप लोग बताएंगे कि वर्णमाला से आशय है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा ये 27 नंबर। शाह जो होता है, शाह ये जो होता है किस चीज़ से बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। 2 शाह और होते हैं इसके अलावा, एक ये वाला और एक ये वाला शाह। ये किस किस कैसे कैसे बोले जाते हैं? ये तो तालु से बोला जाता है, ये किसके द्वारा बोला जाता है और ये किसके द्वारा बोला जाता है? इसके बारे में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, बताइएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे, मुझे भी पता चलेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हम 34 नंबर पे आ गए हैं और 34वां प्रश्न है कबीर के सूफी गुरु के बारे में बात करें तो शेख तकी थे, शेख तकी। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग थे 34 नंबर प्रश्न पे। 34वां प्रश्न हमारा क्या है? कबीर के सूफी गुरु शेख तकी थे, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे शेखी तकी। ठीक है, शेखी तकी के एक नाम को, जो कि कबीर दास जी के गुरु थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 35। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा भी पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है, और इसी के साथ इसके राइटर पूछे जाते हैं। तो आपको विधा याद रखनी है, आत्मकथा है और इसके राइटर जो हैं यानी लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 36। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, तो अधूरी रह जाने वाली रचना थी मंगलसूत्र, आपको याद रखनी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी वो है मंगलसूत्र। इसी के साथ अगला प्रश्न है घड़ी साज शब्द है, घड़ी साज जो शब्द है वो संकर शब्द है। ठीक है, घड़ी साज ये शब्द जो है वो संकर शब्द है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है रसाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द है, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ है या हुआ हो वो होता है अग्रज। ठीक है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज हो जाता है। ठीक है, अनुज। ओके, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ बताना है, और इसका अर्थ जो होता है वो गुण के विरुद्ध नाम होना। तो इसका जो अर्थ होता है लोकोक्ति का अर्थ वो होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 41 नंबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप लोग वर्णमाला एक बार देख लीजिए किस तरह से वर्णमाला होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होगे अरे छोड़िए इसको नहीं, इस तरह से नहीं, हम लोग वर्णमाला को किस अलग तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले ये आ ई उ और यहाँ पे ऋषि गायब हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋषि गायब हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऋषि आएंगे तब हमारी वर्णमाला यहाँ पे पूरी होगी। ठीक है, आ ई उ और ये ऋषि आ गए, ऋषि। ठीक है, ये जो होते हैं हास्य स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम गोले में बंद करेंगे इनको। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वाला। ठीक है, और ये ए और ये ए। ठीक है, ये ओ औ। ठीक है, ओ औ, ये जो होते हैं गोले में बंद हैं, वो क्या हैं? वो दीर्घ स्वर हैं। और ये जो स्क्वायर में बंद हैं, ठीक है, ये क्या हैं? ये हास्य स्वर हैं। ठीक है, इसी के साथ ये जो होते हैं ये अंग और आ, ये अनुस्वार कहे जाते हैं। ठीक है, अनुस्वार। आयोग वहा। ठीक है, आयोग वहा और विसर्ग इसमें होते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए का से लेकर माँ तक के जो वर्ड होते हैं, हर एक रो में आपको 5 वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये का है और का से लेकर माँ तक के वर्ड जो पूछे गए थे अभी, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो 5 5 5 5 5 5 बार 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 25 वर्ड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था का से लेकर माँ तक के वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 25 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो का से लेकर के माँ तक के जितने भी व्यंजन आते हैं ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या जो है 25 यानी कि 25 होती है। ठीक है, इसके आगे आते हैं। ये जो होता है यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, शा सा हा ये जो होते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसी के साथ ये जो होते हैं, ये वाले व्यंजन क्षेत्रज्ञ, ये जो होते हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अन्य स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे छा जो होता है का और शा से मिलकर बना होता है, त्रा जो होता है टा प्लस रा, सॉरी यहाँ पे त्रा जो होता है वो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है शायद। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है इस वाले पे। ज्ञा जो होता है जा प्लस यहाँ से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये त्रा जो सॉरी त्रा के बारे में मुझे अभी पता नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, या आगे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग जानेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न। यहाँ पे अचरज का तत्सम रूप पूछा गया है। तो अचरज, अचरज जो होता है उसका तत्सम रूप जो होगा वो आश्चर्य होगा, आश्चर्य। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होगे आश्चर्य होता है। ठीक है, आश्चर्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, तपस्वी का तद्भव रूप होता है तपसी। ठीक है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पे देख लेते हैं। रात्रि का पर्यायवाची यामिनी, रैन, विभावरी। ठीक है, यामिनी, रैन और विभावरी होते हैं ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे हम बिजली के पर्यायवाची शब्द की बात करें, सौदामिनी। ठीक है, और क्या होता है, एक और भी होते हैं तो उनको याद करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है बिजली और सौदामिनी, इसी के साथ चलिए आगे देखेंगे इन पर्यायवाची शब्दों को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 46 नंबर, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश में आना। आंखें खुलना यानी होश में आना। ठीक है, होश में आना। अगला प्रश्न है, अत्यधिक उपसर्ग, अत्यधिक अत्यधिक लिखा है। ठीक है, अत्यधिक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अत्यधिक होना चाहिए था यहाँ पे, ये कोई त्रुटि हुई होगी या फिर इसी तरह का प्रश्न रहा होगा। यहाँ पे हमसे उपसर्ग पूछा गया तो इसका उपसर्ग जो होगा अति होगा, अति। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो मानक हिंदी की बात करी जा रही है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो होती है वो मानक हिंदी का मूल आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सरस्वती जो होती हैं, सरस्वती, उनके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भारती, वीणा पाणी, शारदा, ये जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ भिक्षुक जो होता है इसमें प्रत्यय का होगा, तो भिक्षुक में उक जो होगा वो प्रत्यय होगा। ठीक है,
प्रत्यय और उपसर्ग ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ लीजिएगा या फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो दे पाऊँ। पर्यायवाची शब्द के लिए आप लोग एक बार फिर से टाइम निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसकी क्लास मैं बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे और वही पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में वही देखने को मिले। इस तरह से मैं आपको पर्यायवाची शब्द देने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा बस, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपने प्रश्न किए हैं वो प्रश्न आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो इनका टेस्ट, इसी के साथ ऑप्शनल क्वेश्चन जो हैं उनको कर लीजिएगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। वो आप कैसे करोगे, तो आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, वहाँ से आप लोग देख पाओगे कि हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, इसी के साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं। इन सभी के बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और सभी जो हैं नए पैटर्न यानी कि न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सभी 2023 के प्रश्नों को वहाँ पे शामिल किया गया है। 2024 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। तो उन प्रश्नों को आप लोग कहाँ से कर सकते हो, मैं बताना चाहूँगा। उन प्रश्नों को भी मैंने उसी प्लेलिस्ट में शामिल किया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको 2024 वाली सभी सब्जेक्ट के आपको उन्हीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 5 नंबर साथ साथ और भी 6 नंबर जो होते हैं, 5 + 6 यानी कि 11 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ जो थ्योरी बचेगी उसके लिए मैं आगे की क्लास आपके लिए लाऊंगा, तो उनको भी देखते रहिए और साथ ही साथ अपना खुद का भी स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी यानी कुछ भी हो सकता है, कभी कभार वीडियो नहीं आ पाती है, एरर आ जाता है कोई भी, ठीक है, कोई भी एरर आ जाता है, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती हैं। तो उसके लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्या पता कभी चैनल वगैरह उड़ जाए, क्योंकि पिछली बार तो उड़ गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे आते हैं। ये अंदर की बात थी, आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, सभी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 54। प्रश्न क्या है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। इसी के साथ एक प्रश्न हम बीच में छोड़ चुके हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो भी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है ईशान कहलाती है, आपको याद रखना है। इसी के साथ मैंने अभी आपको बताया हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 55। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव जो होते हैं वो कंकाल, कंठ और दंत, यानी कि कंकाल, कंठ और दांत। कंठ यानी गला और कंठ यानी गला हो गया और यहाँ पे दांत हो गए, ठीक है। कंकाल आप जानते ही हैं, ठीक है। 56 नंबर पे आते हैं। प्रश्न है ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान जो होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव का मुख जो होता है उससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर 2 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 58। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजन जो होते हैं उनको उच्चारण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 4 भागों में बांटा गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है 59 नंबर। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले
यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह स्वर तंत्री से कंपन से यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से और श्वास की मात्रा से होते हैं और जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर है दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन क्या होता है? दंत्य व्यंजन क्या होते हैं? जो दांत से बोले जाते हैं, जैसे कि ना, ना, नल। ठीक है, दंत्य व्यंजन। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न क्या है? हर्ष, आश्चर्य, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक का। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हर्ष, आश्चर्य, शोक, उत्साह इत्यादि को व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ढा ढक्कन जो होता है, ढा, ये वर्ण किस वर्ण में आता है? तो देखिए, जब आप वर्णमाला को देखेंगे तो ढा जो वर्ड है टा वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टा वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 63। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन श्रीमती मांटेश्वरी का है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख रहे हो। क्या प्रश्न है? जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। ये क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। स्वर, ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर गया। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। अभी ये क्या पढ़ा था मैंने? जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श लिखा हुआ है। ये स्पर्श जो है गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कंठ के स्पर्श, ठीक है, कंठ के स्पर्श से होता है। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? का वर्ड होता है। का वर्ग जो होता है, का, खा, गा, घा, ये जो होते हैं कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा घुमा दिया। अगर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं, जैसे कि पेपर में मिस प्रिंटिंग हो सकती है कभी कभार, तो आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। जैसे कि इस शब्द ने लिया, स्पर्श लिखा हुआ है। ठीक है, स्पर्श, ठीक, यहाँ पे पा होना चाहिए था, वाह जैसा लग रहा था। ठीक है, ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग कोशिश करिएगा कि बाद में ही किया जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इन प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को जो आपको समझ में कम आ रहे हों, उनको थोड़ा सा समय दे दीजिए और उनको बाद में ही करिए। ठीक है, यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 65। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण। इसी के साथ तीसरा है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। ठीक है, पठन अभ्यास पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के क्या होते हैं? साधन हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्राह्म संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो ब्राह्म संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है ब्राह्म चिन्हों का ज्ञान ना होना। ब्राह्म चिन्ह जो होते हैं उनका ज्ञान ही नहीं होता है। ठीक है, ये कारण रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है।
विवृत स्वर क्या होते हैं? तो विवृत स्वर के बारे में बात करें तो विवृत स्वर होते हैं आ और ओ, आ और औ। आ और औ जो होते हैं वो विवृत स्वर कहे जाते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं। विवृत स्वर और भी कई प्रकार के स्वर यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? तो आनंद का पर्यायवाची जो है सुख, मोद, प्रमोद, ये जो होते हैं आनंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजक जो होते हैं, यहाँ पे व्यंजक नहीं व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये जो 3 होते हैं। व्यंजन की बात करी गई है यहाँ पे, जो ये स्रा है ये स्वर में आ जाता है। ठीक है, स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे 3 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्षेत्र ज्ञ। ठीक है। अगला आता है प्रश्न नंबर है 74 नंबर। ठीक है, इससे पहले जागृत का विलोम शब्द अगर हम देखना चाहें तो जागृत का विलोम शब्द सुषुप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अगला है 74 नंबर है सजग पर्याय है। सजग किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे चौकस, सचेत, सावधान। सजग यानी चौकन्ने रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। महाकवि में कौन सा समास है? तो इसके बारे में हम बात करें तो महा है जो कवि यानी कर्मधारय समास है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता जो है इंसान अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है, तो कवित्री हो जाता है। और कवित्री लिखने में आपकी जो है मिस्टेक हो सकती है, तो आप इस तरह से कवित्री को लिखेंगे जिससे आपकी कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। पहले बनाएंगे आपका, फिर व, फिर छोटी ई की मात्रा या पे लगाएंगे। ठीक है, या पे त्रिशूल बनाएंगे और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग कवित्री को लिखेंगे और आप लोग आसानी से कवित्री को लिख पाओगे और पूरा का पूरा सही होगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? तो संख्या होती है, संख्या। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 79 नंबर, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में पहुँच चुके हैं, केवल 2 ही प्रश्न बचे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैं अभी आपको कराऊँगा, आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अच्छाई, मानवता, बचपन, ये किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो अच्छाई, मानवता, बचपन, ये जो होते हैं भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव होते हैं। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छाई, मानवता, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? थोड़ा जो होता है, थोड़ा शब्द जो होता है वो परिणाम बोधक विशेषण होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न थे। ठीक है, इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मैंने निकाले हैं, 2019 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक एक प्रश्न को देखते हुए चलिए, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हो ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न वहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आते हैं। 2019 का फर्स्ट पेपर जो था उसमें हमने ये प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, हमें प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग बताना था। तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? अक्ष। अक्ष जो होगा अगर हम प्रति लिखेंगे प्लस अक्ष लिखेंगे तब हमें शब्द मिलेगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रति जो होता है वो उपसर्ग हो जाएगा, अक्ष जो होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, प्रत्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? पूर्ण विराम का प्रयोग जब हम करते हैं जब हम अपनी बात जो होती है या वाक्य जो होता है पूरा हो जाता है। जैसे कि राम घर जाता है, अब हम जाता है की बात तो हम पूर्ण विराम ही लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम जब हमारी बात कंप्लीट हो जाए तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कि वाक्य के अंत में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन सा होता है? यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे सूचना जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा वहाँ पे क्या अखबार अखबार दिया हुआ था, और दो ऑप्शन और दिए हुए थे कि भाला, ठीक है, भाला जो होता है वो भी किस तरह का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। भाला और तलवार, तलवार जो है स्त्रीलिंग शब्द होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करेगी, सूचना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है चौथा, चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चार राहों का समूह है, ये द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें गिनती आ रही है, चार राहों का समूह, ठीक है। अगला प्रश्न आता है पांचवा प्रश्न, कोई खंडा है, सॉरी कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक। यहाँ पे निश्चित ही नहीं है कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2019 के सेकंड पेपर से है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कवि जो होता है उसका फिर से यहाँ पे क्या पूछा गया है? कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कवि का स्त्रीलिंग हम कवित्री इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या, ठीक है। इसके बाद मरकट जो है शब्द, इसका पर्यायवाची पूछा गया था। तो मरकट किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बंदर का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पे पुस्तक जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, फा जो होता है, फा इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो इसका उच्चारण जो होता है ओष्ठ के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरी प्रश्न कराने की कोशिश करी है, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न 2020 में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न पहला क्या है? काव्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है वन लाइनर में, ठीक है। अगला प्रश्न है पठन का अर्थ है। पठन का अर्थ होता है शाश्वर वाचन और मौन वाचन। इसी के अगला प्रश्न है, इसी के साथ मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? तो मौन वाचन का उद्देश्य होता है वाचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण, ठीक है। अगला प्रश्न आता है चौथा प्रश्न, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर यानी कि लास्ट में लगकर इसके अर्थ को बदल देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह प्रत्यय कहलाते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाता कि जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लगकर इसके अर्थ को बदल देते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? शुरू में लगाए जाएंगे तो उपसर्ग कहलाए जाएंगे, और आदि में यानी कि अंत में लगाए जाएंगे तो प्रत्यय कहलाए जाएंगे, ठीक है, कहे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अगर हम संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे अगर आपसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाए कि नाउन के स्थान पे, मतलब नाउन के जगह पे कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 2021 के पेपर से, और यहाँ पे हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, 2021 तक ही करेंगे। बाकी के जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे, किसी और टॉपिक के साथ कर लेंगे, या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एंड करने वाले हैं इन प्रश्नों के साथ, ठीक। अगला प्रश्न ये है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त असर है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। उच्चारण शिक्षण जो होता है वो प्राथमिक असर नहीं बोला गया है, अवसर है, ठीक है, अवसर है। तो प्राथमिक स्तर पे जो होता है उच्चारण का शिक्षण ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द क्या होगा, यथासंभव होगा, ठीक है, यथासंभव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है, कठिन। कठिन जो शब्द होता है एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है क्रिया के अगला प्रश्न आता है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो आपको आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वीडियोस को पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। जो भी मैंने पूछा हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।